जी ई ई, एक हल्की चीखती हुई आवाज सड़क के एक कोने से दूसरे कोने तक गूंज गई। जॉर्ज की माँ फ्लोरा एक अधेड़ उम्र की औरत थी जिसका रंग काला लेकिन चेहरे के नक्श बहुत तीखे थे। वो सीढ़ियों पर खड़ी से आवाज दे रही थी। सुबह हुई नहीं और केंचे उठाए निकल गया। चल पापा बुला रहे हैं तेरे। आया मम्मा, ये बाजी खेल लूं, जॉर्ज सड़क पार से चिल्लाया। फ्लोरा की आवाज सुनकर पास वाले मकान से बाबू ने गर्दन निकाली और जोर से अपनी दाईं आंख दबाई। फ्लोरा मुस्कुराती हुई वापस अंदर चली गई। अहमद ने उंगलियों से आंखों का कीचड़ साफ किया, चुनकर एक केंचा अंटी में फंसाया और बड़े अंदाज से होंठों को बल देते हुए उंगली को मोड़कर केंचा उछाल दिया। बट्टा पल्लू के पास जाकर पड़ा और हट्टा पड़ते ही केंचा डरे हुए चूहे की तरह पल्लू में घुस गया। अहमद फिर जीत गया। जॉर्ज ने जेब से आखिरी केंचा निकाला, निक्कर से पोंछकर हसरत भरी नजर डाली और अहमद के हवाले कर दिया। कोई बात नहीं बेटा, 8 साल का जॉर्ज 9 साल के अहमद से कह रहा था, आंटी में तुम हमेशा जीतते हो। गच्ची खेलना जरा मेरे साथ। तो आओ गच्ची खेलो बेटा, जरा पापा दफ्तर जा लें फिर आऊंगा। जॉर्ज ने भागते हुए सड़क पार की और सीढ़ियों में घुस गया। अहमद ने कमीज पर लटकी हुई जेब हाथ पर उंडेली और जामुन से टेक लगाकर बैठ गया। अच्छे अच्छे केंचों को अलैदा किया, बारी बारी मुंह में डालकर थूक से गीला किया, चमकाया और झोली में अलैदा रख ली। टन 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 घंटा घर ने 7 बजाए। अम्मा जल्दी कर, स्कूल लग जाएगा। ले बेटा ये ले। अम्मा ने 2 पैसे के गुड़ के सविंके की जेब में डाल दिए। क्यों बे निक्के, तूने मेरा केंचा नहीं दिया अभी। निक्का सहम के वहीं रुक गया। इसने मतलजी नजरों से अम्मा की मदद चाही। जाने दे रे छोरे, स्कूल जाने दे छोरे को, अम्मा अपना छाबा सजाती हुई बोली। अहमद ने बढ़कर निक्के का बस्ता पकड़ लिया। क्यों रे, मानेगा नहीं तू? अम्मा ने अहमद की तरफ हाथ बढ़ाया। अहमद ने झपट कर निक्के की जेब में हाथ डाला और हड़प कर गुड़ के 2 सेव मुंह में डाल लिए। अम्मा ने अहमद को कमीज से पकड़ लिया। चल देने के पास, आवारा कहीं का, सुबह उठते ही मोहल्ले के बच्चों को तंग करने निकल आता है। बुढ़िया छोड़ दे मुझे, नहीं तो तेरी टांग तोड़ दूंगा। छोड़ दे, नहीं तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। अहमद चिल्ला कर बोला। चल तुझे दीना ही ठीक करेगा। दीना मेरा क्या करेगा? छोड़ दे मुझे, नहीं तो मैं छाबा उड़ दूंगा तेरा। क्यों रे, बाप को ऐसे बोलता है, शर्म नहीं आती तुझे? अम्मा ने अहमद की गुद्दी पर चपट जमा ली। अहमद की जेब से छलक कर कई केंचे सड़क पर लुढ़क गए। बुढ़िया खूसट। अहमद जल्दी से केंचे चुनता हुआ भाग गया। अबे ओ हरामजादे, तेरी माँ की, इधर आप पालतू साला। सड़क के घंटा घर वाले सिरे पर अपनी दुकान के बाहर खड़ा दिनार लोहार अपने बेटे को बुला रहा था। पालतू साला दिनार की मखसूस गाली थी। सुबह उठते ही वो अपनी गालियों की गर्दान शुरू कर देता था, जो साले हरामजादे से शुरू होती और तेरी माँ तेरी बहन पर जाकर खत्म होती। दीना की उम्र 45 बरस के करीब थी। इसकी कमर में हल्का सा खम आ चला था, लेकिन दुबला पतला पस्ता कद का ये आदमी बड़ी हिम्मत का मालिक था। सर पर बेत की बनी हुई एक टोपी रखे मेले कुचाले तहबंद पर मिलिट्री की खाकी बनियान पहने वो दिन भर फौलाद से लड़ता रहता और शाम को काम खत्म करके जब दुकान के बाहर चारपाई पर बैठता तो महमूद हुक्का भर के इसके पास रख देता। खैफ और इकराम छुट्टी करने से पहले इसके पांव दाबते। दीना नाक संक कर तहबंद से हाथ पहुंचता। महमूद आ जाता, हुक्का और चारपाई दुकान में बंद करता और दीना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आमीन पढ़ता हुआ घर आ जाता। दीना को फसी बिल्डिंग में रहते हुए 20 साल से जायद का अरसा हुआ चला था। 1945 की बात है, जब सड़क की दूसरी तरफ जामुन के पीछे हर फूल बस्ती की ये बिल्डिंग नहीं बनी थी। इसी जामुन के पेड़ के नीचे बसंती अपनी फलों की दुकान लगाया करती थी। दीना सड़क के इसी चौराहे पर घोड़ों के नाल लगाया करता था। दराज कद और नीली आंखों वाली बसंती जब सर पर टोकरा रखे चौराहे से गुजरती तो दीना के बाजुओं के पट्टे उभर आते और एक मोटी सी गाली उछाल कर हथौड़े को जोर से घोड़े की नाल पर दे मारता। बसंती इसकी तरफ देखकर मुस्कुराती हुई आगे निकल जाती। फिर मंडी के मालिक ने बसंती के बाप को 500 रुपया देकर इससे निकाह कर लिया और जबरदस्ती अपने घर ले आया। मलिक के रुपए के आगे किसी का जोर ना चल सका, ना कानून का और ना दीना के हथौड़े का।
बसंती फसी बिल्डिंग में आकर बसंती से मलकानी बन गई और पिछले 20 बरस में दीना नालों वाले दिनार से पूरा लोहार बन चुका था। सड़क के इसी किनारे पर अब इसने अपनी दुकान बना ली थी। दीना की दुकान के ऊपर ही सरदार सोहन सिंह रहते थे, जो इसी बिल्डिंग में सूद ब्याज का काम करते थे। उन्हें दीना से बहुत शिकायत थी। इनकी एक शिकायत तो ये थी कि दीना सुबह ही सुबह अपनी दुकान में लोहा काटना शुरू कर देता है, जिसके धमाकों से नींद हराम हो जाती है। दूसरा ये कि दीना के खिलाफ इन शिकायतों का इजहार बिल्डिंग के तकरीबन हर फर्द कर चुके थे, लेकिन उन्होंने इतनी जुर्रत कभी ना की कि खुद जाकर दीना से कुछ कहें। जी अब आप ही बताइए कि इसके मुंह कौन लगे, कहीं मुझे ही गाली दे दी तो। यहाँ आखिर सरदार सोहन सिंह हर दफा बात खत्म कर देते, लेकिन जब एक दफा दीना ने इनके लड़के को गाली दे दी तो वाकई उन्हें तैश आ गया। वो दीना पर बरस पड़े और जब कुछ ठंडे हुए तो दीना बोला, सरदार जी भला किस हरामजादे ने लड़के को गाली दी है? इस पालतू साले की तो ऐसी तैसी जो इन बच्चों पर आंख भी उठाए। मैं इन्हें बिल्कुल अपने बच्चों की तरह समझता हूँ सरदार जी। सरदार सोहन सिंह आगे क्या कहते, लाचार खामोश हो गए। टन 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 गज्जू ने चलते चलते मुड़कर देखा। घंटा घर की सुई 10 बजा रही थी। इसने बच्चे की दवा जेब में डाली और कदम तेज कर दिए। अचानक ही सरदार सोहन सिंह को इनकी दुकान के बाहर खड़ा देखकर ठिठक गया। इसने सोचा दूसरी पटरी से होकर गुजर जाएगा, लेकिन सरदार जी ने इसे देख लिया था। इसके कदम फिर आहिस्ता हो गए। जय राम जी की। गज्जू ने बिल्कुल करीब आकर हाथ जोड़े। सरदार जी ने जवाब में सर को हल्का सा खम दिया। गज्जू तेरी दूसरी किस्त नहीं आई, अगले महीने दोनों दे दूंगा हजूर, बच्चा बीमार है। अच्छा सुन, ये चारपाई जामुन के नीचे ले चल और जरा मिर्जा जी को आवाज दिया, कहना शतरंज ले आए। गज्जू चारपाई रख के मिर्जा जी को बुलाने चला गया। चल चल चिड़िया का बादशाह है। अबे हट, मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ये देख पान का गुलाम, नहीं तो सारे पत्ते निकाल के देख ले। नोरा, सोहन बाबू कलन साथ की चरपाई पर ताश खेल रहे थे। कोई पत्ता फट गया था, जिसकी जगह पतले गत्ते को काट के दूसरा पत्ता बना लिया गया था। ये फूल पान के नहीं, चिड़िया के हैं। ये शक्ल तुझे बादशाह की नजर आती है? नहीं, तेरी नजर आती है, तेरे बाप की नजर आती है। मोहन को तैश आ गया। तेरी माँ की होगी। नूरा भी जोश में आया। ये तेरी उस कलोटी भंगन की होगी जिसने झाड़ू से तेरी मुरम्मत की थी। मोहन ने चोट की। नूरा पत्ते फेंक कर हट गया। साले ताश खेलने चले हैं। अबे जा जा, तू क्या खेलेगा? नूरा आंटी जमती है। अहमद जामुन की उस तरफ चला गया। आंटी नहीं, गत्थी जमती है। चलो हुई 3-3 की, पेंतरा कर लो। मैं भी पेंतरा करूंगा भाई। कलन भी ताश के पत्ते छोड़कर भागा। एक आदमी कम हो गया, ताश रुक गई। मोहन के हाथ मुसलसल पत्ते फेंट रहे थे। चलो 4-3-2-5 खेलते हैं, चप्पड़ ने राय दी। इससे तो चोर कार्ड अच्छा है, बाबू बोला। नहीं यार, खेलेंगे तो रंग ही, अभी कोई आ जाता है। मालूम नहीं अभी तक यार लौंडे आए क्यों नहीं। जोगिंदर का टीम तो हो गया, बस अभी आता होगा। वो इकबाल आ रहा है, इसे बुला लो। चप्पड़ ने सड़क के मोड़ पर मुड़ते हुए डाकिये की तरफ इशारा किया और हाथ को हवा में लहराया। इकबाल की नजरें जामुन की तरफ ही लगी हुई थी। इसने दूर से हाथ हिलाकर जवाब दिया, कहो हजूर, क्या हो रहा है? यार ताश खेल रहे हैं। कलन भाग गया। आओ लगाएं 2-2 हाथ। अम्मा नहीं हजरत, मुझे तो ये पूरा पलंदा तकसीम करना है अभी। आओ यार, बांटते रहना फिर। रोज कब तक तुम चिट्ठियां देते हो? अरे नहीं, शिकायत हो गई तो डाक महकमे से बड़ा बेआबरू होकर निकाला जाएगा। अबे बैठना, 3 साल से किसी ने शिकायत नहीं की, आज कौन करेगा? मोहन ने हाथ पकड़कर इकबाल को चारपाई पर बिठा दिया। नहीं हिज्जत, मुझे मुआफ फरमाइए, मैं चल रहा हूँ। इकबाल फिर उठ खड़ा हुआ। बेटा मैं खूब समझता हूँ, तेरे लाइल के घर कोई लीडर आया हुआ है आज। अज्जी साहब, कोई चिट्ठी है हमारी। मिर्जा जी शतरंज का मोहरा हाथ में उछालते हुए बोले। नहीं हिज्जत, हाँ लाला जी की एक चिट्ठी है। लाला लेख राज सरदार सोहन सिंह को चाल बताते बताते खड़े हो गए। हथ तेरे गोरे की ऐसी तैसी, शह बचाओ मिर्जा जी। सरदार सोहन सिंह ने मूंछों को बल देते हुए आंखों को तिरछे जाविये से मिर्जा जी की तरफ देखा। मिर्जा जी फिर चाल डाल में डूब गए। टन टन टन, और जब घंटा घर ने 12 बजाए तो जामुन के नीचे की जिंदगी पूरी हरकत में आ चुकी थी। सारा दिन इस पेड़ के नीचे एक हंगामा रहता और दोपहर के वक्त ये हंगामा अपने अरूज पर होता।
बच्चे अपने अपने स्कूलों से वापस आकर जामुन के नीचे गोलियां और लंगर खेलने भाग आते। रात को ड्यूटी से 3-4 बजे वापस आने वाले मजदूर इस वक्त तक जाग चुके होते और खाना खाकर ताश चौसर या शतरंज में लग जाते। वसी बिल्डिंग के दूसरे नवासी छांव की खातिर यहाँ आ बैठते और आपस में कहानियां किस्से कहते रहते और कुछ ज्यादा उम्र के लोग एक तरफ बैठे सियासत में उलझे रहते। अजीज साहब, कांग्रेस ना सही, मुस्लिम लीग सही, लेकिन मकसद तो आजादी है। वेद जी फैसला कुन अंदाज में कहते, सच्ची बात तो ये है वेद जी, सबसे पहले अंग्रेजों को यहाँ से निकाला जाए, हम आपस में फैसला करते रहेंगे, आखिर भाई भाई ही तो हैं, लड़ झगड़ के भी फैसला करेंगे। जयचंद बात जरा तफसीलन बयान करते। हाँ जी, आखिर हिंदू मुस्लिम और सिख भाई भाई ही तो हैं। सरदार सोहन सिंह हामी भरते। लाला लेख राज चुपचाप बैठे सुनते रहे, अक्सर वोट कर चले भी जाते। वो गणेश मिल में एक ऊंचे ओहदे पर फाइज थे। यहाँ तो वो कुछ ना बोलते, लेकिन मजदूरों के दरमियान वो अक्सर ये कहते सुने जाते, भाई अगर आजादी मिली तो गांधी जी ही लेकर देंगे, और गांधी जी अंग्रेजों से बिगाड़ कर आजादी नहीं लेना चाहते। आखिर अंग्रेजों की हुकूमत है, अगर वो चाहे तो इन सबको खत्म करा सकते हैं जो इनके खिलाफ बातें करते हैं। लेकिन वो कुछ नहीं कहते, फिर भी सबको रोटी कपड़ा देते हैं, रहने को मकान देते हैं। आखिर क्या बुराई है इनमें? अगर वो चाहें तो क्या हर जवाहरलाल और गांधी को मरवा नहीं सकते? लेकिन अंग्रेज अच्छे आदमी की हमेशा कदर करते हैं और ये सियासी मुबाहसे हमेशा एक दो लफ्जों के गिर्द ही घूमते रहते हैं, जिनमें मुनतिक कम और जज्बात ज्यादा होते। फिर ये मुबाहसे मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर लेते। सरदार सोहन सिंह और मिर्जा जी की फौजें जामुन की ठंडी छांव में चारपाई पर चढ़ के लड़ती रहती। जब बादशाह को शह मिलती तो शह गोरे के नाम मंसूब की जाती। वजीर चलता तो पंडित नेहरू चल पड़ते, घोड़ा चलता तो सरदार पटेल फेल के साथ जिना हरकत में आ जाते। अलबत्ता इस शतरंज में गांधी जी ना होते, क्योंकि ये जंग थी गोरे को मारने की और जंग में अहिंसा का पालन नहीं हो सकता। इसके बावजूद गांधीवादी लोगों की इस जंग में अक्सरियत थी जो जदीद जंगी और सियासी हथियारों से मबरा थके मांदे आहिस्ता आहिस्ता एक एक घर प्यादों के साथ चलते रहते। रात की ड्यूटी पर जाने वाले मजदूर ताश और चौसर में मगन रहते। ताश की बाजी खत्म होती, दोबारा पत्ते फेंटे जाते। चंद मिनट के लिए मक्खियों की सी भिनभिनाहट पैदा हो जाती। एक कहता, तुम अगर चिड़ी का छिक्का ना लगाते तो एक और सर बन जाती। दरअसल एक गलती तुम्हारी है, तुम्हें एक रंग पहले निकलवा लेना था। अरे बच गए तुम, एक और गला होता। अरे बच गए तुम, एक गला और होता तो सीधा कोट था। अचानक एक बुलंद आवाज फुकरा पास की महफिल से उठता और इनकी सारी गुफ्तगू को काटता हुआ गुजर जाता। हट तेरी की साली, फिर तिसरान पड़ी। बचना दीवान से कोड़ियां समेटते हुए बोला, कोई बात नहीं, पट्टे अब के देख 500। नक्का बेरा और शिफ्ती जामुन पर चढ़ते, पान वाले लाले के छाबे पर लंगर लटकाए रखते और तीनों मिलकर ऊंची आवाज में गाते रहते। लाले की छाबड़ी पे लाई लंगर और लाला अपने छाबे पर बैठा ऊँघता रहता। कभी कभी लंगर ज्यादा ढीला हो जाता तो सीधा लाले की गंजी टाट पर जा लगता। लाला झट से चौंक कर उठ बैठता। जी बनारसी लगाऊं? बच्चे खिलखिलाकर फिर गाने लगते। लाले की खोपड़ी पे लाई लंगर, अहमद, कलन, शबू वगैरह अपनी गुत्थी और अंटी में मस्त रहते। मेरा पत्ता दीजियो जरा, पेंतरा पीछे से करबे। और ये पेंतरे का बटने का सिलसिला दिन भर चलता रहता। दिन में कई कई दफा जामुन के सामने वाली सीढ़ियों पर से एक पतली सी चीखती आवाज निकलती और सड़क के एक कोने से दूसरे तक फैल जाती। बाबू खेल से चौंककर सीढ़ियों की तरफ देखता और सबकी नजर बचाकर अपनी दाईं आंख दाग देता। फ्लोरा मुस्कुराती हुई अंदर चली जाती। एक कोने में अधरंग का मारा मलिक चारपाई पर पड़ा रहता और मलिकानी दिन भर पास बैठी इसकी खिदमत करती रहती। बोस बाबू की छोटी लड़कियां दिन भर लोचन के पीछे पड़ी रहती। लोचे दाल भात खाचे लोचे। कभी कभी दीना भट्टी की गर्मी से तंग आकर हुक्का उठाए हुए तहबन से नाक पहुंचता हुआ जामुन के नीचे आ बैठता और गालियों का मंतरम झरना फिजा में फूट पड़ता। कुछ बच्चे कपड़ा बेचने वाले चीनी आदमी को घेरे हुए इसे तंग करते रहते। चीनी मामा चू चू, चीनी मामा चू चू। बहारी जामुन की सबसे ऊंची टहनी पर चढ़ा फिल्मी गाने गाता। पीना पिलाना भुला गई, एक शहर की लौंडिया। और फिर शाम होते होते ये हंगामा कुछ कम होने लगता।
दिन भर के खेल से थके हुए बच्चे घरों को लौट जाते। शतरंज और चौसर का हंगामा होते होते खत्म हो जाता। अम्मा अपना छाबा समेटने लगती। मंदिर की घंटियों का टूटता जुड़ता हुआ तसलसल फिजा पर भारी होने लगता। जामुन के पेड़ पर एक बेनाम सी उदासी फैलने लगती। पत्तों के मुंह लटक जाते जैसे ये खामोशी उन्हें पसंद नहीं, फिजा की तब्दीली पर जैसे रूठ गए हों। जामुन की लंबी मजबूत टहनियां एक शफीक बाप की तरह दोनों बिल्डिंगों पर हाथ रखे रहती। जामुन का ये पेड़ जो इस इलाके की सारी जिंदगी का मरकज था, जिसकी गोद में बेशुमार बच्चे पलकर जवान हुए थे, जिसके साए में जवानों ने मुआशके किए थे, जिसके साए में बूढ़े जिंदगी की मुसाफत से थक कर सुस्ता रहे थे। जामुन का ये पेड़ जिसने यहाँ कई खानदानों की पुश्तें देखी थी। जामुन का ये पेड़ जो आज भी हजारों राज अपने सीने से लगाए गमगीर खड़ा था, एक शफीक बाप की तरह दोनों बिल्डिंगों के सर पर हाथ रखे, रात भर इनकी निगरानी में बेदार, इस इंतजार में कि कब सुबह हो और वो अपने बच्चों को फिर अपनी गोद में महफूज कर ले। 1947 आया तो गोरे को ऐसी शय मिली कि फिर मात होते ही बनी, लेकिन ये शय मिर्जा जी और सोहन सिंह को आपस में लड़ा गई। फिरका वाराना फसादात शुरू हो गए। सदर बाजार पहाड़गंज से होती हुई ये आग सब्जी मंडी तक आ पहुंची। जामुन की एक टहनी पर मुस्लिम लीगी झंडा लग गया और दूसरी पर तिरंगा, और फिर दोनों झंडे इस जोर के साथ टकराए कि टहनियों समेत नीचे आ पड़े। शफीक बाप के दोनों हाथ कट गए। फिर बेटों ने वेश्यों की तरह एक दूसरे के सीने में अपने नाखून गाड़ दिए। खून की धारियां उछल उछल कर बाप के मुंह पर पड़ती रही। बेटों के खौफनाक कहके बुलंद होते गए। घरों में लूट मार शुरू हो गई। दीना की लाश उठाकर जामुन के नीचे फेंक दी गई। एक ने कहा ये मुसलमान है, दूसरे ने कहा इसे जला दो ताकि सीधा नरक में जाए। तीसरे ने जामुन की टहनियां काट कर इस पर डालना शुरू कर दी। चौथे ने इसके घर का सामान इस पर फेंकना शुरू कर दिया। एक टीन का डिब्बा लाश के सीने पर आकर पड़ा और लुढ़क कर सारे केंचे सड़क पर बिखर गए। सब ने एक बुलंद आवाज कहका लगाया और फिर कोई अहमद की लाश को टांग कर पकड़कर जलती हुई चिता पर फेंक ही रहा था कि अचानक रुक गया। सब इकट्ठे हुए। ये क्या हुआ? ये तो निक्का है। एक ने कहा इसको जल्दी जला दो ताकि सोहन सिंह को मालूम ना हो। दूसरे ने कहा। हर फूल बस्ती वालों ने अपनी तरफ की टहनियां काट कर 2 और लाशें जला दी। लाशें जलती रहीं और जामुन की टहनियां कटती गई। लोगों के कहके बुलंद होते गए और गोरे को मात हो गई। वो दौर भी गुजर गया और अब जब कभी मैं इस जामुन की तरफ देखता हूँ तो दिल में एक होक सी लगने लगती है। जामुन का पेड़ वीरान हो गया है। हर वक्त बुझा बुझा उदास खड़ा रहता है, जैसे इसका दिल टूट गया हो। महज एक खुरदरा सा तना, 2-4 मोटी खुश्क टहनियां और चंद टेढ़ी मेढ़ी शाखें, जिन पर कहीं कहीं बहार में बेरंग फंदे से निकल आते हैं और बहार के जाने से पहले झड़ जाते हैं। एक मोटी सी शाह कुछ इस तरह बल खा के आसमान की तरफ निकल गई है जैसे वो पेड़ से हाथ छुड़ाकर कहीं दूर खला में चली जाना चाहती है। वसी बिल्डिंग की तरफ से पेड़ का एक बड़ा हिस्सा मेओपल कंपनी ने काट दिया है, क्योंकि आगे तक ले जाने के लिए वहाँ बिजली के तार लगेंगे। जामुन के नीचे अब सिर्फ एक आलू छोले वाला अपना ख्वांचा लिए बैठा रहता है, या दिन को एक चारपाई बनाने वाला आता है और एक लंबी सी हाँक लगाता है, चारपाई बनवा लो। अगर इससे काम मिल जाए तो चारपाई उठाकर वहीं ले आता है और खामोश बुनता रहा, वरना हाँक लगाता हुआ बिल्डिंग के दूसरे कोने पर गायब हो जाता है। कभी कभी जब वो चेहरे याद आते हैं जो दिन भर जामुन की छांव में बैठते थे तो दिल भारी हो जाता है। तमाम पिछली बातें आंखों के सामने गुजर जाती हैं। वो मासूम निक्का ना जाने कौन सी जगह गुम हो गया है, जो हर सुबह स्कूल जाते वक्त अम्मा से वो पैसे के गुड़ के सेव लेता था और इसके गालों को हल्के से थपथपा देती थी। वो अहमद जो सुबह होते ही केंचे जेब में डाले यहाँ चला आता था। अम्मा जो अब दम और खांसी की मारी दिन रात अपनी कोठरी में पड़ी रहती थी। बाबू जो बिल्डिंग छोड़कर कहीं और चला गया है। फ्लोरा जिसके बाल एकदम सफेद हो गए हैं, जो अब जॉर्ज को बुलाने बाहर नहीं निकलती, और जॉर्ज भी अब बड़ा हो गया है, अब वो केंचे खेलने भी नहीं आता। मिर्जा और मलिक जो फसादात में मारे गए, और मलकानी जिसकी जिंदगी बदली लेकिन बहुत देर के बाद। अब फिर वो बसंती बन गई है। फसी बिल्डिंग के पीछे कुम्हारों के वहाँ उपलित थापा करती है। दीना की दुकान में कुछ रेफ्यूजी आकर बस गए हैं। हर चीज की जगह दूसरी ने ले ली है। हर चीज बदल गई है, लेकिन शायद सबसे बड़ा जुल्म इस जामुन के पेड़ से हुआ है, जिससे वक्त ने इसकी छांव छीन ली है, इसका साया छीन लिया है। अब वहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक खला है, एक महीब खला, जिसमें जिंदगी दफन होकर रह गई है।